द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर प्रियम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद ICS लखनऊ, अपने काबिल दोस्त और फैकल्टी मेंबर पुनीत सर के साथ आज आपसे बातचीत करूंगा सुनीता विलियम्स के, भारत के जो मूल की निवासी हैं और अमेरिका के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लंबा समय बिताने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटी हैं। तो पहली बात तो जानेंगे कि ये पूरा मिशन क्या था और उनको वहाँ पर इतना ज़्यादा समय क्यों रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा, वापस लौटने में क्या कठिनाइयाँ थीं, और अब जब वो वापस आ चुकी हैं तो क्या क्या उनके साथ कॉम्प्लिकेशंस, दिक्कतें, दुश्वारियाँ हैं जो हो सकती हैं। तो पुनीत, सबसे पहले ये बताएं कि ये पहले मिशन क्या था जिसके बारे में इतनी आज दुनिया भर में चर्चा है। बड़ा ही सिंपल सा मिशन था नासा का, जिसे हम कहते हैं रूटीन फ्लाइट, नासा की रूटीन फ्लाइट थी। और इसके लिए इससे पहले हमें याद होगा कि कल्पना चावला के ज़माने में एक स्पेस शटल प्रोग्राम होता था नासा का, जो उनका डेडिकेटेड खुद का ओन किया हुआ प्रोग्राम था, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को विद द हेल्प ऑफ स्पेस शटल उनको ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाया जाता था। और वहाँ पे जब वो लोग अपना काम मिशन कंप्लीट कर लेते थे, उसी के द्वारा जो है सेम स्पेस शटल के द्वारा उनको वापस है। तो यानी कि भेजने और लाने की पूरी जिम्मेदारी नासा की थी। अभी कोविड के बाद हम देख रहे हैं, कोविड और यूक्रेन के बाद जो हो रहा है, इसकी वजह से अमेरिका ने बहुत सारा बजट कट किया नासा का। और दूसरा, नासा का भी एक एम्फेसिस है कि हम ऑपरेशनल चीज़ों पे ध्यान कम दें और रिसर्च पर ज़्यादा ध्यान दें, जैसे इसरो भी कर रहा है हमारे। तो इसलिए उन्होंने जो स्पेस तक एस्ट्रोनॉट्स को भेजने का और वहाँ से वापस लाने का जो सारा जिम्मेदारी है वो प्राइवेट कंपनीज को ट्रांसफर कर दी, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जैसे इंडिया में स्टार्ट हुआ वैसे ही वहाँ पर भी उन्होंने, वो जाहिर सी बात है, वो हमसे आगे है। बिल्कुल। तो इसमें एक कंपनी है बोइंग, जो कि अपने हवाई जहाज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी है। उसमें उनका उन्होंने उनसे सेवाएं हासिल की सुनीता विलियम्स और जो दूसरे एस्ट्रोनॉट हमारे हैं, जैसे बैरी विलमोर, बच विलमोर के नाम से जाना जाता है, तो इनको वहाँ भेजने की 9 दिन का कुल मिशन था। लेकिन जो बोइंग का स्टार लाइनर जो कैप्सूल था जिससे इनको वापस लाना था, उसमें मेल फंक्शन हो गया। दैट वाज द मेडन फ्लाइट ऑफ बोइंग स्टार लाइनर। अच्छा, पहली फ्लाइट थी और जाहिर सी बात उसमें इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गए, इतने ज्यादा मेल फंक्शंस हो गए, इतनी ज्यादा गड़बड़ियां हो गई कि अल्टीमेटली नासा ने ये डिसाइड किया कि अब ये यान से वापस इन दोनों को लाना संभव नहीं, जान जोखिम में जान ला सकते थे, लेकिन अब नासा के पास इससे पहले चैलेंजर्स का हादसा हो चुका है। इससे पहले हम लोगों ने जैसे देखा कि हमारे भारत देश की बेटी वो नीचे वापस आते हुए जो है उनका निधन हो गया था, आकस्मिक निधन हुआ था। तो ये सारी चीजें देखते हुए नासा ने जो है इस मिशन को पोस्टपोन करा कि आप लोग अभी वहीं पे रहिए। 9 दिन का ये मिशन था और ये बढ़ के 286 दिन बढ़ गया। बताइए, क्योंकि बोइंग को कहा गया कि वो रेक्टिफाई करे और फिर से एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाए, लेकिन बोइंग के पास, जैसे मैंने बताया कि पहली ही फ्लाइट थी, उनके पास ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था कि वो जल्दी से दूसरा कोई यान बनाकर भेज सके। तब नासा ने दूसरी कंपनी जो एलन मस्क की SpaceX, उसको कांटेक्ट किया और SpaceX ने अपना जो कि ये कोई ऐसी चीज नहीं मैच बॉक्स की तरह की जल्दी से बनकर तैयार हो जाए, इट टेक्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। तो 9 महीने का एक लंबा वक्त लगा। उसके बाद SpaceX ने अपना क्रू ड्रैगन मॉड्यूल वहाँ भेजा, वहाँ से इन दोनों को बैरी विलमोर, बच विलमोर और दूसरे सुनीता विलियम्स को वहाँ से नीचे कल 18 तारीख को वापस सक्सेसफुली लेकर आए। तो ये एक इतिहास भी बन गया, एक रिकॉर्ड भी बन गया। करीब 2 करोड़ 10 लाख मील की यात्रा इन लोगों ने की, 4,500 से ज्यादा बार पृथ्वी के चक्कर लगाए और इतने लंबे समय तक ये दोनों लोग अंतरिक्ष में फंसे रहे। लेकिन हाँ, ये मानना पड़ेगा कि इन दोनों जो अंतरिक्ष यात्री हैं, इनकी जो विल पावर है और जो इनका जो मोराल है वो कभी भी कम नहीं हुआ। बहुत जीवट है और बहुत जीवट था। बच विलमोर और सुनीता विलियम्स दोनों का ही मिलिट्री बैकग्राउंड रहा है। बच विलमोर तो खासकर अमेरिका की टेस्ट पायलट रह चुके हैं, तो वो एक दिखाई पड़ता है कि एयरमैनशिप उन्होंने अच्छी दिखाई। इस वक्त उन्हीं की वाह हो रही है। नहीं, बहुत बड़ी घटना है और ये मैं समझता हूँ सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, पूरे मानव इतिहास के लिए एक बहुत बड़ी महागाथा और विजय गाथा है। आपने बोइंग से लेकर के इस मिशन के बारे में बहुत सारी बातें बताई। एक आखिरी सवाल मेरे जहन में आता है कि अब जब वो इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वो दोनों यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, तो उनसे जुड़े हुए स्वास्थ्य की क्या क्या समस्याएं, हेल्थ इश्यूज और इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके की लिविंग कंडीशंस थे, जो एनवायरनमेंट था, वो बिल्कुल अलग है
और इतने लंबे समय तक आपका पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम जैसा कि वहाँ पर काम कर रहा था, अब वो यहाँ आने पर उसको एक्लिमेटाइज करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? देखिए, जो हेल्थ इम्प्लीकेशन है ज़ीरो ग्रेविटी में, वो तो बहुत ही ख़राब माने जाते हैं। तो ग्रेविटी वहाँ ज़ीरो है, रेडिएशन अर्थ से बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ हमें ध्यान देनी चाहिए अंतरिक्ष यात्रियों की आयु की। तो सुनीता विलियम 59 वर्ष की, 59 ईयर्स ओल्ड, और जो बैरी विलमोर्स हैं वो 62 ईयर्स के, 62 साल के। मतलब ये सीनियर सिटीजन्स हैं, और ऐसी स्थिति में इनको इतने लंबे समय 9 महीने के लिए इस देश में रहे हैं, इस उम्र में। तो जब जीरो ग्रेविटी होती है या माइक्रो ग्रेविटी होती है, तो ऐसी स्थिति में जो हड्डियां हैं हमारी, वो आप कह सकते हैं बिखरना शुरू हो जाती है। जो बोन डेंसिटी वो हमारी बड़ी तेजी से कम होती है। दूसरा मसल्स पे कोई स्ट्रेन नहीं पड़ रहा, मसल्स एकदम लूज पड़ी, तो जैसे आप बेड रिडन है, बिस्तर पे पड़े, तब भी ग्रेविटी का कुछ ना कुछ असर आपके ऊपर हो रहा है। ये बेड रिडन होने से भी ज्यादा घातक कंडीशन है। तो आपकी मसल मास भी बहुत तेजी से लूज करता है। आपने देखा होगा सुनीता विलियम्स जब गई थी तो काफी हेल्दी लग रही थी, और ऐसी स्थिति में जब ये लौट कर आई है तो बिल्कुल वो सूख सी गई है। मतलब उनका बॉडी स्केलेटन जैसा स्थिति हो गई है, क्योंकि बॉडी में जो मसल्स हैं वो सारी की सारी वो नष्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये दो चीजें हैं। इसके अलावा जो हमारा ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड प्रेशर होता है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, तो हम अर्थ पे मानते हैं। जो ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड एक लिक्विड है, और लिक्विड में अगर हम ध्यान दें तो एक भौतिकी का साधारण सा सूत्र है, P = HdG, दैट इज हाइट, डेंसिटी एंड ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी ही जीरो कर देंगे तो प्रेशर भी जीरो। जो तो यानी कि आपकी बॉडी में ब्लड को पंप करने के लिए सारा का सारा प्रेशर हार्ट की मसल्स को ही लगाना पड़ता है। हार्ट की मसल्स, जो आपकी हृदय की मांसपेशियां हैं, वो सारा काम कर रही है। जैसे मेरे पैरों में खून को भेजना है, तो इसके लिए हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता, क्योंकि ग्रेविटी उसको अपने आप खींच ले जाती है। वहां पर तो ग्रेविटी है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में हार्ट को अतिरिक्त काम करना पड़ रहा है। ग्रेविटी की वजह से हृदय भी कमजोर है, आपकी शरीर की मांसपेशियां भी कमजोर है, प्लस खाना आपको न्यूट्रिशियस फूड, जो जिसे हम कहते हैं फ्रेश फूड, क्योंकि हम अपने बच्चों को कहते हैं कि हमेशा फ्रेश फूड खाओ। जो चीज़ आपको फ्रेश चीज़ से मिलेगी, जो न्यूट्रिशन आपको फ्रेश फूड से मिलेगा, वो कभी भी आपको पैकेट फूड से नहीं मिलेगा। कितना भी अच्छा खाना, कितना भी साइंटिफिकली डिजाइन फूड आप वहाँ तक भेज दें, फिर भी वो कभी भी फ्रेश फूड और फ्रेश एयर की सप्लाई नहीं कर सकते। चौथी चीज़ है साइकोलॉजिकल। जब आप इतने कंस्ट्रेंट स्पेस में इतने लंबे समय के लिए रहते हैं, तो और देयर इज नो होप कि अभी भी कब अगला मिशन आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप धीरे धीरे आपका मोरल डाउन होने लगता है और आपके अंदर डिप्रेशन के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। हालांकि इन दोनों ने बहुत अच्छी तरह से इस चीज को नर्व ऑफ स्टील इन्होंने शो की, लेकिन इसका साइकोलॉजी पर असर जरूर होता है। तो ये जो स्पेस है और रेडिएशन इतना ज्यादा है कि सन से रेडिएशन आ रहा है, डीप स्पेस से रेडिएशन आ रहा है, तो इस रेडिएशन की हाई डोजेस से आपके अंदर कैंसर होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। तो स्पेस कोई बहुत अच्छी और खूबसूरत जगह नहीं है, ये बहुत ही जटिल जगह है, बहुत ही वीरान, और जहाँ पर जीवन को बड़ी मुश्किल से एक पैकेट में बंद करके हम रखते हैं, एक शेल के अंदर बंद करके रखते हैं, बड़ा सुरक्षा के साथ उनको रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको एक्स्ट्रा डोज ऑफ रेडिएशन और ग्रेविटी जो है उनको मिल सके। और ग्रेविटी की कमी पूरा करने के लिए जो इनका 24 घंटे का शेड्यूल होता है, जब कोई एस्ट्रोनॉट जाता है नासा के मिशन से, उसका एक मिनट लाखों का होता है, इतना ज्यादा पैसा लगा होता है। तो 24 घंटे के पूरे मिशन में हर टाइम को एक शेड्यूल किया जाता है कि इस वक्त से लेकर इस वक्त तक आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, इतने वक्त एक्सरसाइज करेंगे, ये रिपेयरिंग का काम करेंगे। तो उनका जो काम होता है वो बहुत ही लंबे, वर्किंग आवर बहुत लंबे होते हैं एस्ट्रोनॉट्स के। अब हमने देखा कि जब से सुनीता विलियम्स जैसे जैसे इनका टाइम स्पेस में बीतता गया, तो इनके वर्किंग आवर्स को घटा दिया गया और एक्सरसाइज के आवर्स को बढ़ाया, ताकि ये लोग किसी तरह से सर्वाइव कर सके। और ये बड़ी अच्छी सीख है हमारे धरती वासियों के लिए भी कि हाउ मच एक्सरसाइज आर इम्पॉर्टेंट। जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज से आप अगर स्पेस में सर्वाइव कर सकते हैं, तो अर्थ पे भी आपके लिए न्यूट्रिशियस फूड और एक्सरसाइज आपके लिए उसी तरह से आपकी एज को रिवर्स करने में हेल्प करेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि दोनों के दोनों एस्ट्रोनॉट जो बैरी विलमोर्स हैं और सुनीता विलियम्स, वो जल्दी से जल्दी वापस पूरी तरह से फिजिकली और मेंटली फिट हो जाएं और अपने देश और मानव जाति के लिए इसी तरह से कॉन्ट्रीब्यूट। बिल्कुल, हमारी दुआ है हम सभी भारतवासियों की। ये दोनों अंतरिक्ष यात्री जो भारत की बेटी भी हैं, सुनीता विलियम्स और विलमोर, ये अपने शीघ्र समय में स्वस्थ हों, शारीरिक मानसिक रूप से, और हम सब लोगों का इस तरह से वो मानव जाति के विकास में योगदान देते हैं।
तो अभी हमने अपने काबिल दोस्त पुरीश सर से जाना कि हमारा ये सुनीता विलियम्स जो हमारे पृथ्वी पर अभी लौटी 18 तारीख को, वो पूरा मिशन क्या था। और इसी के साथ अब हम अपने दूसरे साथी और फैकल्टी मेंबर अभिषेक सर से बात करेंगे, जानेंगे रायसीना डायलॉग के बारे में, और जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर अभी हमारे देश की यात्रा पर आए थे, उन देशों में हमारे और न्यूजीलैंड के बीच किस तरीके के रिश्ते हैं, क्या उनके आने से हमारे राजनयिक, कूटनीतिक और दूसरे प्रकार के रिश्तों पर असर पड़ेगा, और ये जो रायसीना डायलॉग है ये क्या है। तो अभिषेक, ये रायसीना डायलॉग क्या होता है और इस बार कैसा रहा, ये क्यों किया जाता है, इसकी क्या महत्ता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, और न्यूजीलैंड से हमारे रिश्ते कुछ नई दिशा, कुछ नया अच्छा रूप लेते हुए दिख रहे हैं, कुछ इसके बारे में बताएं। थैंक यू सर। रायसीना डायलॉग 2016 में सर पहली बार इसको शुरू ये जो इस बार हुआ है 17 तारीख से लेके, ये 10th एडिशन है रायसीना डायलॉग। और रायसीना डायलॉग को रायसीना डायलॉग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज होता है, और माना जाता है कि न्यू दिल्ली जो है वो रायसीना हिल्स पर लोकेटेड है, तो इसका नाम पड़ गया रायसीना डायलॉग। ये एक ऐसा डायलॉग है जो भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो ऑर्गेनाइज करते हैं ऑन द इशू ऑफ जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स। और दुनिया भर के तमाम देशों के बड़े बड़े जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं या एकेडमिशियंस हैं, उनको इनवाइट किया जाता है ताकि वो जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिकल मैटर पर जो भी इंटरनेशनल लेवल पर इश्यूज चल रहे हैं उसको वो डिस्कस कर सके, उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके। इस बार जो हुआ इसका इनॉग्रेशन न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर साहब क्रिस्टोफर लक्सन ने किया था, और इस बार की जो थीम रखी गई रायसीना डायलॉग की वो है कालचक्र। अच्छा, कालचक्र जो थीम है उस पर ये पूरा बेस है। ये कालचक्र के पीछे भी कोई सोचना, कोई सोच नहीं, कोई समझ है, ऐसी बात नहीं, बस उसमें योजना है? बेसिकली ये था कि पीपल, प्लैनेट, इन सब चीजों पर डिस्कशन किया जाए कि कैसे जो ये समस्याएं चल रही हैं आज दुनिया भर में, चाहे वो लड़ाई झगड़ा है या हर वर्ल्ड के हर कोने में हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं Conflict मैन है। टू मैन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज से प्लैनेट पर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो एक थीम रखा गया कालचक्र। तो ओवरऑल इस तरीके से डायलॉग होता है, इसी को रायसीना। और उसमें अलग अलग देशों से लोग आए, 125 देशों से इस बार अबाउट प्रतिभाग हुआ। 3500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 125 देशों से 3500 लोग हमारे इस रायसीना डायलॉग के प्रोग्राम में आए। न्यूजीलैंड के साथ हमारे रिश्ते कभी बहुत खराब तो नहीं थे, नहीं। लेकिन इतने गर्मजोशी से भरे और इतने नजदीक और फिर से एक नए तेवर और कलेवर में एक अच्छा रूप लेते हुए भी नहीं थे। कभी नहीं। तो बड़ा ठंडा ठंडा सा रिश्ता था जो अचानक बड़ा गर्मजोशी लेते हुए दिखता है। आप इसको ऑस्ट्रेलिया और भारत और न्यूजीलैंड के ही रिश्ते के रूप में नहीं, बल्कि पूरे हिंद महासागर और पैसिफिक ओशन में भी इसको किस तरीके से देखते? ये बात आपने सही कही सर कि इंडिया और न्यूजीलैंड का जो रिलेशन रहा है वो मतलब खराब तो कभी रहा ही नहीं, तो कहेंगे नहीं कि बड़ा खराब रहा इंडिया और पाकिस्तान जैसा बट कभी इतना अच्छा भी नहीं रहा कि हम कहेंगे हाँ इंडिया और न्यूजीलैंड बड़े पक्के मित्र हैं, जितना फोकस हमने अमेरिका या रशिया की तरफ किया। इसकी अगर गहराइयों में जाएंगे सर तो इसका एनालिसिस ये निकल के आता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर। अगर आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड जो था वो अमेरिकन ग्रुप में था हमेशा से, और हम उस समय नैम की पॉलिसी लेके चल रहे थे। तो हमारा और न्यूजीलैंड का रिलेशन ठीक ठीक रहा है, कभी बहुत इस तरीके से गर्म जोशी वाला नहीं रहा। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर साहब को मोदी जी ने ही इन्विटेशन भेजा था, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने इंडिया विजिट किया। अब क्योंकि वो आए हैं तो इसके पीछे अगर आप रीजन देखेंगे, एक बात आपने अभी बोली कि जो न्यूजीलैंड है वो पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है, और ऑब्वियस सी बात है इस समय जो भी इंडो पैसिफिक रीजन में जो इश्यूज चल रहे हैं स्पेशली ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ चाइना, उसको लेकर के भी जो है न्यूजीलैंड थोड़ा सा रहता है। तो अब आप देखिए कि न्यूजीलैंड पैसिफिक ओशन का कंट्री है लेकिन क्वाड का मेंबर नहीं है, तो इसलिए ओपन सी पॉलिसी का वो समर्थन भी कर रहा है। हाँ, तो इसलिए चाइना का जो एक इशू है उसको लेकर के भी इंडिया और न्यूजीलैंड जो है वो बीच में कहीं ना कहीं एक दूसरे को अपने पास नजदीक पाते हैं कि चाइना को कैसे डील किया जाए। दूसरा जो इनका विजिट हुआ है इसमें डिफेंस को लेकर, फार्मास्यूटिकल्स को लेकर के, तमाम और भी इश्यूज को लेकर के जो है बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए गए हैं, जिसमें ज़्यादातर डिफेंस और फार्मास्यूटिकल पे फोकस किया।
एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हाँ, ये इंडिया उन्होंने और कहा कि न्यूजीलैंड। बहुत तेजी से हम हाँ। साइन करेंगे। इस पर डायलॉग तेजी से बातचीत करने के लिए दोनों देशों ने सहमति बनाई है। तो ओवरऑल अगर आज के दौर में अच्छा सर, एक न्यूजीलैंड की बड़ी खास बात रही, न्यूजीलैंड जो है उसने हमेशा ये चाहा कि वो हमेशा कैपिटलिस्टिक कंट्रीज के अंडर ही पले बढ़े, अमेरिका के शांत और खामोशी से धीरे धीरे। तो उसका भी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा इंडिया की तरफ, और हमारा भी कभी नहीं रहा इंटरनेशनल ओवरसीज अफेयर्स में भी बहुत कभी नहीं दखलंदाजी करते हम लोग नहीं कभी देखा। इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशन नहीं पढ़े नहीं पढ़ा। कि हम लोग IR में पढ़ रहे हैं इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशन हाँ। क्या चले, हमने भी बहुत ज्यादा कभी वहां तक एक्सटेंड नहीं किया अपने आप को कि न्यूजीलैंड तक जाए। देखिए क्वाड बना, उसमें भी इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन न्यूजीलैंड नहीं है। तो बहुत मतलब खराब तो कभी रहे ही नहीं, लेकिन कभी बहुत पीक पर भी नहीं रहे कि रहे। अभी ये जो आया है मतलब विजिट जो हुआ है, इसमें अब ये है कि हाँ, नई डायरेक्शन और बदलते हुए जियो पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए, जिसमें चाइना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है, फैक्टर है, उसको देखते हुए बिल्कुल ऑब्वियस बात है दोनों देश अपने रिलेशंस को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये अच्छा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसा कि हमारे काबिल दोस्त और हमारे फैकल्टी हेड इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस अभिषेक सर ने बताया कि न्यूजीलैंड से हमारे रिश्ते कभी भी बहुत ख़राब नहीं रहे, लेकिन कभी बहुत अच्छे भी नहीं रहे। लेकिन अब ये रिश्ते एक नए तरीके से गर्मजोशी और मजबूती के साथ आगे बढ़ते दिख रहे हैं, और हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आगे चलकर जल्दी साइन कर सकते हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। तो देखिए आगे द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में क्या चीज़ें, अब क्या खबरें रहती हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल और इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी भावनाओं, अपने सजेशंस, अपने जो भी सलाह मशवरा आप देना चाहते हैं वो ज़रूर हम तक पहुंचाएं। आपके कमेंट्स का हमें बहुत बहुत इंतज़ार और स्वागत रहेगा। धन्यवाद। द वर्ल्ड दिस वीक में फिर मिलते हैं अगले सप्ताह।